नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अध्याय 5 में 1857 की क्रांति और उसकी स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 6 को पढ़ेंगे, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आज इसमें हम यह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, पहले के आप अध्यायों में देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े हैं। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है, यानी यहाँ की जनता को अंग्रेज मानते थे कि इनको सभ्य भी बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों के सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। आगे क्या देखते हैं, क्या है, भाषाविद। भाषाविद क्या होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो और विद्यार्थी होता है, भाषाविद कहते हैं। आगे देखते हैं, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो क्या है इसमें, आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। यानी जो शिक्षा है वो पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए, अंग्रेज की जो सोच है। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह से विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा, यानी भारतीयों को कैसे यहाँ के विचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो अंग्रेज किस प्रकार सोच रहे थे। इसमें क्या है, चित्र क्या दिया है, विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है चित्र। आगे देखते हैं, प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में, कब, 1783 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए एक सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पे तैनात किया गया। यानी विलियम जो है 1783 में कलकत्ता आए और उन्हें एक जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून के माहिर होने के साथ साथ विलियम जोन्स से क्या थे, भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसके व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। यानी वे एक भाषाविद थे और रोज़ाना संस्कृत का भी और संस्कृत की बारीकियों का भी अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, धर्म, दर्शन, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते हैं। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत, फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। यानी ये बहुत ही यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन या स्थापना किसने की,
तो जोन्स ने, विलियम जोन्स ने की थी। और एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा भी गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ से आपको एनसीईआरटी की बुक से ही डायरेक्ट लाइन से ही मिल गया कि विलियम जोन्स ने स्थापना किया था। आगे देखते हैं, एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने शुरू किया। आगे क्या है, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना शुरू किया। यानी यहाँ कैसी परंपरा चल रही थी, यहाँ पे कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, इन सब के लिए अंग्रेज़ों ने कानूनी जो ग्रंथ है उनको खोजना और उनको समझना जरूरी समझा। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। आगे क्या है, इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने लगे। यानी जोन्स जो है, विलियम जोन्स और कोलब्रुक दोनों प्राचीन ग्रंथ को ढूंढने लगे, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिका निभा रहे थे। आगे देखते हैं क्या है, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। इन लोगों के विचारों से जो है और अधिकारी ने इन सब के लिए दलील दी कि अंग्रेज़ों को भी पश्चिमी ज्ञान की बजाय जो भारतीय ज्ञान है, यहाँ के जो ग्रंथ है, इन सब के बारे में ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। यानी इन सब संस्कृत और फारसी साहित्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की भी स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा नहीं दी जाए, यानी उन्हें नए विषय की शिक्षा न दी जाए। जो संस्कृत और अरबी से जो यहाँ के भारत के हिंदू और मुसलमान परिचित हैं, उन्हीं के बारे में ही शिक्षा दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल अंग्रेज, आगे क्या है, इधर क्या दिया है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक का चित्र है, वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। ये आगे देखते हैं क्या है इसमें, इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में मदरसा कब खोला गया, तो 1781 में, और कहाँ पे खोला गया, तो कलकत्ता में। आगे देखते हैं, 1751 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि यहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाए। यानी यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा देने के लिए 1791 में, और मदरसा कब खोला गया, 1781 में। ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। यानी कि सभी अफसर ये जो ऐसे विचार थे इनसे सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे, यानी जो यहाँ की संस्कृत और फारसी को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। यहाँ इस बारे में और भी अंग्रेज जो अधिकारी थे वो इन सबसे सहमत नहीं थे। आगे देखते हैं क्या है, प्राच्यवादी क्या हैं, तो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग जो हैं प्राच्यवादी है। मुंशी कौन होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो उसे मुंशी कहते हैं। वर्नाकुलर एक शब्द क्या है, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग
किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे। यानी कि जो रोज़मर्रा की भाषा थी और स्थानीय भाषाओं में अंग्रेजी के फ़र्क करने के लिए ये वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल करते थे। आगे क्या है, मदरसा क्या है? तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई भी संस्थान हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई सीखने का कॉलेज, संस्थान या कुछ भी हो तो हम उसको मदरसा बोल सकते हैं। ये एक अरबी भाषा का शब्द है। और यहाँ से एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि मदरसा किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का। आगे देखते हैं क्या है, ये क्या है दिया चित्र में, वारेन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 तक कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। क्या है, इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी जो है किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। यानी प्राच्यवादी के बहुत बड़े समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। यानी एक अंतर के लिए वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग किया जाता था। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों, अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे ब्रिटिश शासन करने के लिए यहाँ की जो परंपरा है उसी को आगे बढ़ाया जाए। आगे देखते हैं क्या है अब, पूरब की जघन्य गलतियाँ क्या है। 19वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण के आलोचना करने लगे थे। यानी जब 19वीं सदी की शुरुआत थी तभी मतलब सभी अफसर उसमें से नहीं चाहते थे कि संस्कृत और अरबी भाषा को प्राच्यवादी दृष्टिकोण से इन लोगों को बढ़ावा दिया जाए। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। यानी यहाँ के जो समाज है यहाँ के ज्ञान को त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक बता रहे थे। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। यानी कि अंग्रेज़ों को संस्कृत और अरबी के लिए उतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। यानी जो जेम्स मिल थे वो इनसे सहमत नहीं थे प्राच्यवादियों से। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिमी ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर। यानी कि उसमें बहुत से प्राच्यवादी विचारधारा के नहीं थे, वो आधुनिक सोच से थे कि जो पश्चिमी विचारधारा है उस तरह से यहाँ पे शिक्षा दी जाए। आगे देखते हैं क्या है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। यानी 1830 में प्राच्यवादियों का विरोध और ज़्यादा हो गया। थॉमस बैबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली विचारक थे। थॉमस बैबिंगटन मैकाले कौन है? लॉर्ड मैकाले का ही यहाँ पे पूरा नाम दिया है। उनका क्या पूरा नाम है? थॉमस बैबिंगटन मैकाले। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। यानी कि जो लॉर्ड मैकाले हैं, थॉमस बैबिंगटन मैकाले, वो भारत को एक असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। यानी कि जो भारत की ज्ञान की भाषाएं थी
वो उनके इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं, यानी वो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते थे कि यहाँ की जो है ज्ञान उनके समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यानी ये इनका कथन है कि एक अच्छा यूरोपीय जो पुस्तकालय है उसका एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। इसको इतना मतलब कमतर आंक रहे थे भारत की सभ्यता को, और वहाँ के जो है बहुत ऊपर यूरोपीय के मान रहे थे। और इनका एक कथन ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह किसका कथन है? तो यह लॉर्ड मैकाले का कथन है। आगे देखते हैं क्या है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। यानी कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो प्राच्यवादी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। आगे देखते हैं। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। यानी कि लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी भाषा को सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत पर जोर दिए। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्य और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि यही से अंग्रेजी की आगे शुरुआत हुई, जो भारत में बढ़ावा दिया जाने लगा। और आज भी आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत लॉर्ड मैकाले से ही होती है। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यानी कि लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा का अधिनियम है वो कब पारित किया गया? तो 1835 में। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। यानी जो मदरसा 1781 में खोला गया था और 1751 में जो संस्कृत कॉलेज खोले गए थे उनको प्रोत्साहन न दिया जाए, बल्कि अंग्रेजी को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी थी। यानी अब स्कूल में अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें पढ़ाने के लिए छपने लगी थी। आगे देखते हैं क्या है। व्यवसाय के लिए शिक्षा क्या है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। यानी वुड डिस्पैच जो था इसमें भारत की शिक्षा नीति के बारे में था। स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि अंग्रेजी को ही अब ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। आगे देखते हैं क्या है इधर, ये भी देख लेते हैं। थॉमस बैमिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष है जो है, जिसको लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं, उनका एक कक्ष है। आगे देखते हैं ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ और न ही वैज्ञानिक, इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं। यानी लॉर्ड मैकाले यहाँ की भाषा को बहुत ही बेकार मानता था। इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ की जो भाषा थी उसको बहुत ही बेकार समझता था लॉर्ड मैकाले। थॉमस बैमिंगटन मैकाले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट से उसमें बोला गया है। 2 फरवरी 1835 को यहाँ की भाषा के संबंध में बोला गया था।
आगे देखते हैं क्या है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। यानी कि यूरोपीय सभ्यता को बढ़ावा देने की बात की जाने लगी। वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, कि यूरोप से जो शिक्षा दी जाएगी इससे यहाँ के भारतीयों के नैतिक चरित्र का भी उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। यानी यहाँ पे शासन करने के लिए ही अंग्रेज इन सबको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। आगे देखते हैं क्या है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। कब? 1854 का जो नीति पत्र वुड डिस्पैच आया था उसके बाद कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे, यानी कि मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की उसी टाइम स्थापना की जा रही थी जब 1857 में विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं क्या है। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में तर्क क्या दिया जाने लगा। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत इसमें कहा गया है। क्या है? हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं और सेवाओं और दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। यानी अंग्रेज जो है यूरोपीय ज्ञान को प्रसार ज़्यादा करना चाहते थे। आगे क्या है। कल्पना कीजिए आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र वुड डिस्पैच के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं कि क्या वो सही था या गलत था। वुड डिस्पैच जो नीति थी अंग्रेज़ों की, जिसमें अंग्रेजी को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। आगे देखते हैं क्या। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, देख सकते हैं 19वीं सदी का बम्बई विश्वविद्यालय जो है बना हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। नैतिक शिक्षा की मांग, और कुछ नहीं ना इसमें नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पे नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्क का घोर विरोध किया। यानी कि 19वीं सदी में जो है भारत में जो सक्रिय ईसाई प्रचारक थे वो व्यापारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्क का घोर विरोध किया कि जो यहाँ के व्यापार करने के लिए शिक्षा की जो पद्धति दी जा रही है उनका वो विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा के प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी।
यानी कि जो प्रत्यक्ष सहायता है उसके लिए आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों में से किसी भी तरह की छेड़छाड़ यहाँ के देसी लोगों को भड़का सकती है। यानी यहाँ के जो रीति रिवाज है इसको न छेड़ा जाए, क्योंकि यहाँ के धार्मिक विचारों की वजह से यहाँ की जनता भड़क उठती है। आगे क्या है इसमें, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी, उनका चित्र है। आगे क्या है, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज, यानी श्रीरामपुर कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है, वहाँ के कॉलेज का चित्र है। आगे देखते हैं। तो इतना ही था, ये पहला पार्ट था। आगे हम इसमें क्लास लंबी हो जाती, इसलिए इसको हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।